नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा। उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक, प्रदेश अध्यक्ष और परिषद सदस्य घोषित। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन और बीजेपी ने किया है बड़ा शक्ति प्रदर्शन का प्लान। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। पंकज चौधरी के लिए खास तैयारियां और पीयूष गोयल और विनोद तावड़े उपस्थित और राधा मोहन अग्रवाल भी कार्यक्रम में मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद और दोनों डिप्टी सीएम मंच पर उपस्थित है। करीब 4000 पदाधिकारी यहां मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन और इसके साथ ही बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया है और इसके साथ ही प्लान तैयार किया है। नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। पंकज चौधरी के लिए खास तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक। इसी पे रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक का आयोजन, प्लान तैयार किए जा रहे हैं, तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है? विस्तार से समझाइए। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश नेताओं और इसके साथ ही परिषद सदस्य घोषित। जहां बता दें कि बड़ी तैयारी चल रही है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक और प्रदेश अध्यक्ष और परिषद सदस्य घोषित। इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन का प्लान किया है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन का प्लान किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी नेताओं की बैठक, जहां बता दें कि तमाम चीजें बैठक में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष परिषद और इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बैनर लगाए गए हैं, तमाम तैयारियां की गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष और परिषद सदस्य घोषित। बीजेपी ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन का प्लान किया है और इसके साथ ही बता दें कि तमाम तैयारियां। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? बैठक और प्लान और बैनर्स लगाए गए हैं, विस्तार से समझाइए, क्या कुछ जानकारी है और किस तरह की तैयारियां हैं? हाँ, देखिए, जिस तरीके से आज का कार्यक्रम है वर्षा, एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से किया जा रहा है। जिस तरीके से आज जो प्रदेश अध्यक्ष की जो ताजपोशी है वो दोपहर 1 बजे लखनऊ के आशियाना में जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है वहां पर की जाएगी और जिसका ये स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की उमड़ेगी। और जिस तरीके से अगर लखनऊ की सड़कों का हाल देखा जाए तो सुबह से जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से भगवामय हो चुकी हैं और पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का वेलकम करने के लिए आशियाना में पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से एक 2027 का जो मंच है वो आज की इस बैठक में और जो आज का जो कार्यक्रम है उससे कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा, तय हो जाएगा कि जो सरकार और संगठन के बीच में जो सामंजस्य है वो किस तरीके का रहने वाला है। और जिस तरीके से चर्चाओं की बात करी जाए तो 2027 का जो चुनाव है और पंचायती राज का जो चुनाव है वो स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक संगठन और सरकार को बनाने के लिए शक्ति प्रदर्शन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। शक्ति प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये किया जा रहा है, जहां पर प्रदेश लेवल के हों चाहे केंद्रीय लेवल के सभी जो बड़े छोटे चेहरे हैं वो पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 1 बजे जो शपथ कार्यक्रम है वो होगा और जिसकी अध्यक्षता है वो पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं और जिस तरीके से जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो बूथ लेवल के हों चाहे जिला लेवल के, सभी जिलाध्यक्षों को ये सूचना दी गई है कि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और जल्द से जल्द एक
एक बड़ा जो संगठन का कार्यक्रम है उसमें भागीदारी अपने थे। तो कहीं ना कहीं वर्षा 2027 की जो तैयारी है उसका आज ये पहला कदम है जो आज ये निकल के आ रहा है और साफ तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से देखने को मिलेगा। वर्षा अमन, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि 2027 को तो ये कहा जा सकता है कि 2027 के फाइनल की ये सेमीफाइनल तैयारियां हैं जो तमाम प्लान किए जा रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं और चर्चा। लेकिन अमन, अगर बात की जाए चुनौतियों की तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, क्योंकि विपक्ष भी सबसे ज़्यादा अहम भूमिका यहाँ निभाता हुआ नजर आएगा, तो विपक्ष को भी किस तरह से जवाब देना है और ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां और क्या कुछ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर बात करें चेहरे की, प्रदेश अध्यक्ष की, तो किन किन बातों का ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के लिए बता दें इनको चुना गया है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में सबसे बड़ी चुनौती तो यही रही कि एक ऐसा फॉर्मूला जो कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को पूरी तरीके से काउंटर किया जा सके, वो एक बड़ा चेहरा पंकज चौधरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा फॉर्मूला बनाया गया है, पूरा समीकरण बनाया गया है कि किन किन चेहरों से किस तरीके से जो समीकरण है वो बैठाया गया, क्योंकि जातीय समीकरण का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए, चाहे विधानसभा चुनाव की बात की, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी पैठ है वो जो कि गांव और ग्रामीण अंचल से आती है। तो कहीं ना कहीं उन ग्रामीण अंचल को साधने के लिए और उन ग्रामीण वोट बैंक को साधने के लिए और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए एक बड़ा एक पहलू है, क्योंकि अगर पंकज चौधरी की बात की जाए तो उन्होंने सामाजिक तौर पर एक बड़ा रोल निभाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो महाराजगंज से ये 7 बार के जो सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी एक अपनी छवि, जो राजनीतिक छवि है वो दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके से अपना ये जो राजनीतिक करियर है उसका शुरू किया और उसके बाद 7 बार लगातार सांसद रहे। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक बड़ा पहलू है पंकज चौधरी के रूप में कि जो कि सरकार में और सरकार और संगठन के बीच में जो सामंजस्य है वो बनाने की कोशिश करेंगे और एक बेहतर सरकार और एक 2027 में एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनाने के लिए ये जो पहला कदम है वो आज रखा जा रहा है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए समीकरण की, तो कहीं ना कहीं समीकरण ये स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि जिस तरीके से जो पीडीए का फॉर्मूला है, पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो दलित और अल्पसंख्यक को लगातार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2024 चुनाव के बाद से उन्होंने फिर से फाइट बैक की और अभी तक काफी बड़ी संख्या में दलित और अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन एक जो पिछड़ा वर्ग कहीं ना कहीं जो नहीं समझ में आ रहा था किस तरीके से उसको काउंटर किया जाए समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को, तो ये पंकज चौधरी के रूप में एक ये बड़ा एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है। और कहीं और जिस तरीके से जो सामने आ रहा है और जिस तरीके से आज उनकी ताजपोशी होगी, तो उनकी जो प्राथमिकता रहने वाली है वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करेंगी कि 27 के चुनाव किन मानकों पर लड़ा जाए और किस तरीके से इसकी शुरुआत की जाए। बच्चा जी बिल्कुल। अमन, अगर बात करें पंकज चौधरी की, तो पंकज चौधरी की अभी तक राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या कुछ रही है और किस तरह के उन्होंने अभी तक कार्य किया, और अगर बात करें अब उनके प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो सबसे बड़ी घोषणा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो क्या कुछ अब नए तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, किस तरह से बखूबी से इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे पंकज चौधरी? देखिए, जिस तरीके से अगर पंकज चौधरी के इतिहास की बात की जाए तो लगातार 7 बार के सांसद यानी कि लगभग 35 वर्षों का जो कार्यकाल है राजनीतिक तौर से उनका एक बड़ा योगदान रहा है। वो चाहे सामाजिक स्तर पे बात की जाए, चाहे राजनीतिक स्तर पर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए वहाँ के जनप्रतिनिधियों की या जो वहाँ रहने वाले लोगों की, तो कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो उनका किसी कार्यक्रम में जाने की बात हो या फिर जो है
अपना योगदान सरकार के रूप में, संगठन के रूप में या फिर एक राजनेता के रूप में देने की बात है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक सरकार माफ करिएगा, उन्होंने एक जनता के बीच में सीधा संवाद बना रखा है। किसी भी व्यक्ति की कभी भी कोई भी जरूरत हो तो सांसद के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सामाजिक आदमी के लिए एक बड़ी बात होती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनसे एक आराम से और एक खुले मंच से उनका स्वागत करता और उनकी समस्याओं को सुनता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चीज है पंकज चौधरी, और उनकी अगर बात की जाए तो एक सामाजिक नेता के रूप में उनकी एक छवि मानी जाती है। और बड़ी जो पृष्ठभूमि है महाराजगंज, वहां से वो आते हैं और उनका जो इतिहास रहा है वो कहीं ना कहीं राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक सामान्य के तौर पर रहा है। लेकिन उन्होंने लगभग सभी जनता से 1-to-1 कनेक्शन किया है कि ज्यादातर लोग उनके साथ हमेशा से जुड़े रहते हैं और उनका जो वोट का मार्जिन है वो लगातार बढ़ता रहता है, कि जिससे उनका जो अगली बार का जो सांसदी का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं और बेहतर नजर आता रहा है। बस ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाने को तैयार है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र छोटा है लेकिन मुद्दे बड़े हैं। एक तरफ योगी सरकार का एजेंडा अनुपूरक बजट और विकास कार्य है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमला एसआईआर, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था। सदन के भीतर तीखी बहस के आसार हैं और बाहर सियासी बयानबाजी तेज। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कब, कहां और कैसे होगा सत्र और क्या है सरकार की रणनीति और क्यों विपक्ष एसआईआर को बना रहा है सबसे बड़ा हथियार। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र को आहूत करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद को 19 दिसंबर की सुबह 11 बजकर वर्ष 2025 के तृतीय सत्र के लिए आहूत किया है। ये वही निर्णय है जिसे कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। हालांकि सत्र का दिनवार विस्तृत कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये सत्र 24 दिसंबर तक चल सकता है। इस दौरान कुल 6 कैलेंडर दिन होंगे, लेकिन 21 दिसंबर रविवार होने के कारण अवकाश रहेगा। ऐसे में वास्तविक कार्य दिवस केवल 4 या 5 ही दिन रह पाएंगे, यानी समय कम लेकिन एजेंडा काफी भारी। इस शीतकालीन सत्र को खास बनाता है वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुरूपक बजट पेश करने की तैयारी में है। सरकार का फोकस अधूरी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट, सामाजिक कल्याण योजनाएं, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक खर्च। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सीमित समय के बावजूद विकास कार्यों पर कोई ब्रेक नहीं है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही की शुरुआत दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने से होगी। ये परंपरागत प्रक्रिया है, जिसके बाद प्रश्नकाल और अन्य विधायी कार्य शुरू होंगे। लेकिन इस सत्र का सबसे बड़ा और अहम संवेदनशील मुद्दा है विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान, यानी एसआईआर। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं, वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, आम लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, गरीब, प्रवासी और वंचित वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार का दावा है एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाना। यानी एक ही मुद्दा लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग सियासी नजरिए। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र 2025। 19 दिसंबर से यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 2 सेशन में 10 से ज्यादा विधेयक सदन में पटल पर रखे जाएंगे। सदन 6 दिन चलेगा, अवकाश घटेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सत्र के शुरुआती दिनों में ही एसआईआर को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। विपक्ष रणनीति बना रहा है, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, शून्यकाल में आक्रामक तेवर। अगर सरकार ने जवाब से विपक्ष को संतुष्ट नहीं किया तो वॉकआउट और धरना प्रदर्शन की नौबत आ सकती है। ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही बाधित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। एसआईआर के अलावा विपक्ष इन मुद्दों को भी उठाने की तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा।
विपक्ष का कहना है कि छोटे सत्रों में गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाती और सरकार जवाबदेही से बच निकलती है। सरकार की कोशिश होगी प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले, विधायी कार्यों को समय पर निपटाया जाए, विपक्ष के आरोपों का तथ्यों से जवाब दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों से शांतिपूर्ण चर्चा की अपील कर सकते हैं ताकि सीमित समय का अधिकतम उपयोग हो सके। एसआईआर बना सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा। एसआईआर पर विपक्ष के आरोप, प्रतिक्रिया पारदर्शी नहीं, जनता को जानकारी नहीं, गरीब प्रवासी प्रभावित। एसआईआर पर सरकार का पक्ष, मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा। राजनीतिक रूप से क्यों अहम है ये सत्र? हालांकि शीतकालीन सत्र छोटा है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। आगामी चुनावी माहौल, मतदाता सूची से जुड़ा एसआईआर, सरकार बनाम विपक्ष का सीधा टकराव। ये सत्र ये भी तय करेगा कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट इस सत्र की सबसे अहम विधायी प्रक्रिया मानी जा रही है। अनुपूरक बजट को अक्सर सरकार की प्राथमिकताओं का आईना माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक इस बजट में ग्रामीण विकास, शहरी आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान दिए जा सकते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये बजट बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि चुनावी माहौल के बीच भी विकास की रफ्तार थमी नहीं है। वहीं विपक्ष इस बजट को आंकड़ों और जमीनी हकीकत के पैमाने पर कसने की तैयारी में है। अनुरूपक बजट में क्या संभव? ग्रामीण विकास, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस और कानून व्यवस्था, सामाजिक कल्याण योजनाएं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र भले ही दिनों के लिहाज से छोटा हो, लेकिन सियासत के लिहाज से बेहद भारी पड़ने वाला है। एक तरफ योगी सरकार अनुरूपक बजट और विकास के एजेंडे के साथ सदन में उतरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष। झांसी में सपा के पूर्व विधायक दीपक उर्फ दीप नारायण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने उनके 20 करोड़ से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार पुलिस और तहसील के मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूर्व विधायक के मोहन सिटी आवास पर जाकर संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की गई। इससे पहले संपत्ति की जांच में पता चला कि कुल संपत्ति की कीमत 20 करोड़ 26,52,260 रुपए है। पुलिस ने बताया है कि ये कार्रवाई पूर्व विधायक द्वारा अवैध और अनियमित तरीके से अर्जित संपत्ति के खिलाफ की गई है। कुर्की के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और संपत्ति को कब्जे में लिया गया। इस कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक और उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने मामले की निगरानी और आगे की कार्रवाई जारी रखने की जानकारी दी है। प्रचलित वाद संख्या 4466/2025 में अभियुक्त दीपक उर्फ दीप नारायण के विरुद्ध ये 20 करोड़ 26,52,260 रुपए की संपत्ति के जब्तीकरण का आदेश पारित हुआ था, जिसके क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस स्थानीय तहसील के मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उक्त तीनों संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्यवाही इनके द्वारा की गई है। इसमें भगवंतपुरा, करगुआजी और बनगुआ स्थित 3 जगह की संपत्तियां हैं, जिनकी जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। क्या कीमत कितनी होगी? इसका जो कीमत है वो लगभग बाजारू कीमत 20 करोड़ 26,52,260 रुपए का लगभग आकलन है। अंबेडकर नगर के जिला मुख्यालय के आर्या बाजार में एक विवादित मकान को बिना कोर्ट आदेश के ध्वस्त कर दिया गया। ये घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है, जिससे पीड़ित पक्ष में भारी नाराजगी है। जानकारी के अनुसार यह जमीन विवाद वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन था। दबंगों ने बता दें कि जमीन के अनुपालन के नाम पर मकान गिरा दिया। राजस्व कर्मी काफी देर बाद पहुंचे और कार्रवाई को रोक पाए। नायब तहसीलदार ने बताया कि हमारे पहुंचने से पहले ही मकान गिरा दिया गया था। पुलिस ने घटना के बाद 2 जेसीबी मशीनें सीज कर दी हैं और पीड़ित महेंद्र सिंह ने कहा है कि दबंगों ने मनगढ़ंत तरीके से मकान गिराया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित है। उन्होंने प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया और न्याय की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन पर निष्पक्षता का आरोप लगाते हुए मामले की गंभीर जांच की मांग की है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हाँ, वो मेरा मकान पुश्तैनी मकान 1955 का बना हुआ मकान था और जिसको ये कुछ दबंगों ने ज़बरदस्ती अवैध कब्जा कर लिए और उसको तोड़ के गिरा दिए। उसमें सब हमारा गहना, जेवर, कपड़े, सब बर्तन तोड़ दिए और बुलडोजर 2 जेसीबी लाके सब ढहा दिए। उसमें मौजूद कोतवाल साहब, दरोगा जी,
नायब तहसीलदार के मौजूदगी में सब काम हुआ है, जो कि हमारा कोई प्रशासन ने साथ नहीं दिया। जो कि हमारा जो है अभी अब जिलाधिकारी के यहाँ से 7 तारीख को 7/12 को मेरा डिग्री प्राप्त हुई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी ने मेरे को एक भी बात नहीं वहाँ सुनने को तैयार हुआ, और जो है मुझे वहाँ पे गाली गलौज देते हुए, धमकाते हुए सबको मुझे भगा दिए। मेरी बच्चे उच्चे सब वहाँ पे रोने बिखलाने के बावजूद भी कोई नहीं सुना। मेरा मकान पूरा ध्वस्त हो गया। दिनांक 13/12/2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से आरिया चौकी क्षेत्र कोतवाली अकबरपुर का एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें एक खंडहर मकान का एक हिस्सा गिराया जाना दिखाई दे रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि अपर उप जिलाधिकारी अकबरपुर के 9/12/2025 के आदेश के क्रम में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम आरिया में मौके पर बेदखली के लिए गई थी, जिसमें जेसीबी द्वारा खंडहर मकान का एक हिस्सा गिराया गया। नायब तहसीलदार अकबरपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर मौखिक रूप से यह बताया गया कि जेसीबी ने दूसरे गाटा संख्या में स्थित मकान का एक हिस्सा गिरा दिया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जेसीबी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। अन्य तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवाइयों की एक फैक्ट्री को पकड़ लिया। पुलिस ने फैक्ट्री से नकली दवाइयों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार इस फैक्ट्री में तैयार नकली दवाइयों को अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति दवा सप्लायर के रूप में सामने आया। पुलिस ने बताया है कि 3 नवंबर को भी इसी गिरोह से 3 करोड़ रुपए मूल्य का नकली कफ सिरप बरामद किया गया था। इस मामले में अब तक मिले सबूतों के आधार पर पता चला है कि इस फैक्ट्री के तार अलग अलग राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस इस गिरोह के अन्य सहयोगी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जौनपुर शहर में एक साधु बाबा की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार घटना मछली शहर पाड़वा स्थित शोरूम के सामने हुई। लोगों ने अफवाह के चलते यह विश्वास कर लिया कि साधु बाबा बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद भीड़ ने उन्हें लाठी डंडों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस हरकत में आई और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों पर विश्वास न करने और सवाल होने पर सीधे पुलिस से संपर्क करने की अपील की है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2025 थाना कोतवाली के अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें 2 व्यक्ति जो कि बाबा की वेशभूषा में थे, उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बेल्ट डंडे से पीटा जा रहा था। तत्काल पुलिस एक्शन में है। पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को सुरक्षित थाने पर लाया गया तथा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक मुकदमा संख्या 368/25 थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा उन अज्ञात व्यक्तियों को चिन्हित किया गया और मैं ये बताना चाहूँगा उनमें से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। और बांदा से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घने कोहरे के कारण यह सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे से बता दें कि बस कार टकराई है। कार सवार 3 लोगों की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बुलंदखंड एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही 3 अन्य व्यक्ति और इसके साथ ही बता दें कि घायल हुए हैं, जिनको पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भर्ती करवाया है। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह घने कोहरे की मोटी चादर देखी मिली है, जिससे वाहनों को रेंगते हुए चलना पड़ा। वहीं अगर अयोध्या की भी बात करें तो सुबह शहर में स्मॉग की मोटी परत ने वातावरण को ढक लिया। गाजियाबाद में भी यही हाल देखने को मिला, जहां कोहरे और तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ गई।
सड़कों पर वाहन धीमे चल रहे थे और लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजदूरों को काम में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अगर कौशाम्बी की बात करें तो ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दृश्यता बेहद ही कम हो चुकी है। बांदा में भी पहाड़ों में लगातार बर्फबारी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी ठंड ने दस्तक दे दी है। लोग जगह जगह आग जलाकर गर्म और इसके साथ ही अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात बुलंदशहर की भी करें तो कोहरे की चादर में लिपटा हुआ क्षेत्र नजर आ रहा है। वाहनों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई है। दृश्यता कम है। चालक लाइट जलाकर चलने को मजबूर और इसके साथ ही घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। प्रशासन ने लोगों और वाहन चालकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित संचालन की अपील की है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली अयोध्या, दूसरी कौशाम्बी, तीसरी गाजियाबाद, चौथी ग्रेटर नोएडा, पांचवी बांदा और छठी बुलंदशहर की। और 6 जगहों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दृश्यता बेहद ही कम हो चुकी है और वाहनों की रफ्तार सड़कों पर धीमी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।